नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में आज दौसा का बंद का आह्वान किया गया है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सीकर में भी बंद का आह्वान है, तो वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में आज प्रतापगढ़ में भी बंद का आह्वान किया हुआ है। करौली का नादोती के गुढ़ाचंद्र जी का कस्बा भी आज बंद है। उदयपुर की घटना पर बाड़मेर बंद का भी ऐलान किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर का विजयनगर कस्बा बंद है। तो ये बड़ी जानकारी, अलग अलग जगहों से जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि करौली का नादोती में गुढ़ाचंद्र जी कस्बा बंद है। आज इस घटना के विरोध में यह बंद रखा गया है और बाकी जगहों से भी बंद की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर। तो वहीं उदयपुर की घटना पर आक्रोश देखने को मिला है। उदयपुर की घटना पर बाड़मेर में बंद का आह्वान किया गया था। अलग अलग हिंदू संगठनों की ओर से बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया। उत्तरलाई में तोड़फोड़ की खबर है। मुख्य बाजार में बंद को समर्थन मिला है। तो वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहां पर की हुई है। उदयपुर की घटना को लेकर के बाड़मेर के उत्तरलाई में तोड़फोड़ होने की खबर है। उत्तरलाई में कुछ लोगों का आक्रोश फूटा है, तोड़फोड़ की गई है। बहरहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है। पुलिस मुस्तैदी के साथ कड़ी निगाह रखे हुए हैं। अलग अलग हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और इसी बीच उत्तरलाई के इलाके से खबर है कि यहां पर बंद के दौरान कुछ लोगों ने उपद्रव फैलाया है, तोड़फोड़ की है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और इसी बीच बाड़मेर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रेमदान देथा जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है? आज बाड़मेर और आसपास के कस्बों का, इलाकों का भी बंद का आह्वान था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने बंद का ऐलान किया था और इस ऐलान के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखा है। किसी तरीके की, हालांकि शहर के अंदर कोई भी दुकान पूरे शहर के अंदर खुली नहीं है। उसके साथ ही साथ मामूली जो रास्ता रोकने की जो सूचना थी उत्तरलाई के पास में, वहां कुछ युवकों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उन लोगों को घेर दिया। तो मामला फिलहाल जो है वो पूरी शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना बाड़मेर में नहीं हो। और व्यापारियों ने समर्थन किया है इस बंद का। तो कोई भी व्यापारी जो है वो खोलने के लिए नहीं आया। तो स्वैच्छिक यहाँ पर बंद है और अब पूरी तरीके से बाड़मेर शहर के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जी बिल्कुल प्रेमदान, अगर सुरक्षा की बात करें, किस तरीके से पुलिस की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि तमाम जगहों से आक्रोश लगातार उदयपुर की इस घटना को लेकर के सामने आ रहा था। इसके बाद ये निर्देश दिए गए थे कि किसी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं होगा, किसी तरह की अनहोनी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर के अंदर करीब 5 DYSP लगाए गए हैं और उसके बाद में पूरा जाब्ता जो लाइन का था उस पूरे जाब्ते को तैनात किया। हर गली मोहल्ले के अंदर पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं हो। मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो हम लोग मार्केट के अंदर खड़े हैं, तो कोई भी व्यापारी जो है, व्यापारी खोलने के खुद इच्छुक नहीं है, खुद दुकानों के बाहर बैठे हैं। और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ये सांकेतिक बंद का ऐलान किया गया था और उसका व्यापारी खुद जो है वह समर्थन करते हुए पूरी मार्केट शांतिपूर्ण तरीके से बंद है। मामूली कहीं छोटी मोटी जो होती है, युवा है, युवाओं के अंदर जो जिस तरीके का आक्रोश है तो उसका कहीं कहीं कोई दिखने को मिलता है। तो वहां पर पुलिस का जिस तरीके की व्यवस्था है उसको देखते हुए उसको शांतिपूर्ण तरीके से अभी पूरा मामला चल रहा है। बाड़मेर के इस बंद को समर्थन देने की कोई जानकारी, किन किन संगठनों की ओर से इस बंद को समर्थन दिया गया? आपको बताना चाहूंगा कि इस बंद को पूर्ण व्यापारी संगठन है, उन्होंने समर्थन किया है। यही वजह है कि पूरे बाड़मेर शहर के अंदर के साथ साथ जो आसपास की जो कॉलोनी है वहां के व्यापारियों ने भी ये पूरी तरीके से बंद रखा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो उदयपुर की जो घटना हुई थी उसके अंदर लोगों के अंदर वाकई आक्रोश है, गुस्सा है। बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी आज बंद का आह्वान और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं।
और वहीं उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ अलग अलग जगहों पर बंद की तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा, बाड़मेर, सीकर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि कैसे जो लोग हैं अब वो इस हत्याकांड के खिलाफ हैं। अलग अलग कस्बों को, शहरों को बंद किया जा रहा है और स्वैच्छिक तौर पर व्यापारी अपनी दुकानें बंद रख रहे हैं। दौसा की पहली तस्वीर जहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बाड़मेर की तस्वीर, वहां पर भी व्यापक बंद का असर देखने को मिला। तो सीकर में भी बंद है। तो वहीं अब बात दौसा की, जहां पर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने दौसा में बंद का आह्वान किया है। दौसा बंद के आह्वान का व्यापक असर यहां पर देखने को मिला। सुबह से ही दौसा के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद हैं। दौसा के मुख्य बाजारों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। साथ ही दौसा के बाहरी इलाकों में बाजारों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बंद में किसी भी प्रकार की रैली और प्रदर्शन का आयोजन नहीं है और न ही कोई संगठन बंद कराने के लिए व्यापारियों को बाध्य कर रहा है। दौसा में बंद का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। जयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के जो असर है वो दौसा में देखने को मिल रहा है। लोगों में रोष है और रोष के बाद आज दौसा का जो बंद है उसका आह्वान किया गया था और उसका व्यापक असर दौसा में देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके के चलते ये दौसा का बाजार पूरी तरह बंद है। हम दौसा के बिल्कुल व्यस्ततम बाजार में खड़े हुए हैं। ये व्यस्ततम बाजार है मानगंज और नया कटला का इलाका, जो पूरी तरह बंद है। और यहाँ पर जो खास बात यह है कि जो हिंदूवादी संगठन है वो बंद कराने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो स्वैच्छिक बंद है वो उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से जो बंद रख रहे हैं इस पूरे बाजार को। हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का बंद का आह्वान किया गया है, क्या आह्वान किया गया है और कैसा असर देखने को मिल रहा है। एक बार के कहने से सबसे आग्रह किया गया, सबने स्वैच्छिक बंद रखा है और वो भी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। वो भी एक व्यापारी था, ये भी सब व्यापारी हैं। तो वो जानते हैं कि जो घटना कल उदयपुर में हुई वो दौसा में भी हो सकती है और ऐसी विभत्स घटना की सब वर्तना कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और स्वैच्छिक बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हम बात करते हैं किस तरह का इस तरह की घटनाएं नहीं हो और आज बंद का जो कॉल किया गया है वो कैसा नहीं। जिस प्रकार की घटना उदयपुर में घटी है घोर निंदनीय है और पर्टिकुलर योजनाबद्ध तरीके से व्यापारी द्वारा सरकार को सूचना देने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। इस नाते हम बंद कर रहे हैं। आप बताओ क्या कहोगे और कैसा असर देखने को मिल रहा है। पूरे नगर में सब लोग अपने स्वप्रेरणा से है जो व्यापार प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। सब लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। जिस प्रकार से एक व्यापारी के साथ में जघन्य घटना हुई है उसका आम जन स्वप्रेरणा से बंद कर रहा है। सब में सरकार को एक संदेश देने के लिए सब तैयार हैं। बिल्कुल स्वैच्छिक बंद है। क्या कहोगे जो घटना हुई है उदयपुर में और दौसा में उसका क्या असर देखने को? इसमें क्या कहने की बात है। अगलों ने खुद ने वीडियो बनाया, मारने का वीडियो बनाया और चैलेंज प्रधानमंत्री तक को चैलेंज की तेरी गर्दन तक भी ये पहुंचेगा किसी दिन। इतना बड़ा चैलेंज दिया, उसके बाद पूरा प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं करना चाहते। क्या कानून की क्या व्यवस्था है। बंद का कैसा असर देखने? बंद का असर पूरा है। कल जयपुर 100% बंद था। शाम तक एक भी दुकान, चाय की थड़ी ठेले वालों ने भी कोई दुकान नहीं खोली थी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं उदयपुर की घटना को लेकर के अलग अलग संगठनों की ओर से सीकर में भी बंद का आह्वान किया गया। सुबह से ही यहां पर सीकर में बाजार नहीं खुले। सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम भी देखने को मिले हैं। उदयपुर की घटना पर सीकर जिला मुख्यालय, सीकर शहर भी बंद रहा और अलग अलग बाजारों में आज रौनक नहीं थी। बाजारों में दुकानें बंद रहीं, व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली और इस घटना के खिलाफ ये बंद का आह्वान किया गया था। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बंद के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखे गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, जो उदयपुर की घटना हुई और उसके बाद जो आक्रोश लोगों में था और सीकर के जो लोग थे उसमें भी बड़ा आक्रोश देखने को मिला। और कल जो सीकर में सर्व समाज की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये फैसला लिया गया था कि आज जो है सीकर शहर के बाजार बंद रखे जाएंगे। जो विभिन्न संगठन है उनको भी बंद को समर्थन मिला था और उसके बाद ज्यादातर जो बाजार हैं वो सुबह से खुले ही नहीं। तो ये जो सर्वसम्मति से जो फैसला हुआ था उसके बाद पूरी तरह से सीकर शहर के जो बाजार हैं कहीं भी जो बाजार खुले नहीं और पूरी तरह से लोगों ने बंद को समर्थन दिया और बाजार बंद है। कहीं जो जबरदस्ती बंद कराने की या इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से बाजार बंद है और इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था है वो भी अभी तक कहीं कोई अप्रिय घटना के जो सूचना नहीं है, क्योंकि स्वेच्छा से लोगों ने बाजार बंद रखे हैं, विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। तो उसके बाद इस तरह का कोई अभी तक जो है वो सूचना नहीं मिली है कि कहीं भी जो है कोई अप्रिय घटना हो। दूसरी तरफ जिले की बात की जाए मन, तो कल ही सीकर शहर के जो आसपास के कस्बे हैं, जो उपखंड जो कार्यालय हैं वहां पर ज्यादातर जगह कल बंद रहा था, लेकिन जिला मुख्यालय पर कल की बजाय आज बंद रखा गया था। और जो बंद के समर्थक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो जरूर बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद है। जी अमन, इस बंद को देखते हुए सुरक्षा अलर्ट भी लगातार जारी था। सुरक्षा के इंतजाम कैसे सीकर में देखने को मिल रहे हैं संदीप? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि सीकर जो है और आसपास के जो सीकर के जो कस्बे हैं थोड़ा सा वैसे भी संवेदनशील है। तो इसको देखते हुए पहले ही सुरक्षा के जो माकूल इंतजाम किए थे, अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया है। और जो इलाके सेंसिटिव नहीं है, जहां पर इस तरह की नौबत नहीं आती है, वहां से भी जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो सीकर जिला मुख्यालय पर बुलाया गया था। क्योंकि सीकर में बात की जाए तो खासतौर पर रामगढ़ है, फतेहपुर है और सीकर शहर है, ये जो इलाके हैं जहां अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। और ये थोड़ा सा जब भी कोई घटना होती है इस तरह की, तो ये दो जो इलाके हैं वो सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। इसके साथ साथ लगातार जो पुलिस अधीक्षक हैं, जिला कलेक्टर हैं, वो भी शहर में दौरे कर रहे हैं। और एक अपील बार बार लोगों से की जा रही है कि विरोध के स्वरूप जो विरोध किया जा रहा है, लोकतंत्र में जिस तरह से विरोध होता है उस तरह से विरोध करें, लेकिन जो शांति व्यवस्था बनाए रखें। और खासतौर पर जो नेटबंदी की गई है, इसकी वजह से जो सोशल मीडिया पर तो पूरी तरह से लगाम लगी चुकी है। और प्रशासन भी बार बार लोगों से यह अपील कर रहा है कि जो किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं और जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध हो रहा है उसमें विरोध किया जाए। धारा 144 लगी हुई, तो लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा है। एक दिन पहले जरूर कुछ बाजू में कार्यकर्ताओं ने जो कोशिश की थी बाजार में जुलूस निकालने की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही उनको हिरासत में ले लिया था कि पूरी तरह से जो जुलूस है, जो सभा है, उस पर पूरी तरह से रोक है। तो बिल्कुल जो लोग हैं वो लगातार अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन स्वरूप बाजार बंद रख रहे हैं। और 4 तारीख को हेमंत एक और मौन जुलूस की जो है वो सूचना पहले से सीकर में दी गई है कि 4 तारीख को फिर से जो मौन जुलूस निकाला जाएगा। और मांग ये है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस जघन्य जो वारदात है इसको जो अंजाम दिया है, उनको जो है वो फांसी की सजा मिले और आगे से कोई इस तरह की हिमाकत ना करे। जी हेमंत। बिल्कुल संदीप, इस घटना को लेकर के तमाम जगहों पर लोगों के भीतर गुस्सा है और यही मांग है चारों तरफ से। अगर हम सीकर के व्यापारियों की बात करें, कितने दहशत में हैं यहाँ के भी व्यापारी, क्योंकि जैसे कहा जा रहा कि जो घटना यहाँ पर उदयपुर के अंदर हुई उससे पूरे जो व्यापारी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। जी देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि जिस तरह से जब ये घटना हुई और उसके बाद जितनी तेजी से जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया और लोगों ने जिस तरह से देखा, तो उसके बाद निश्चित रूप से अगर जो आप और हम भी जिस तरह से वीडियो देखा, तो उसके बाद दहशत में हो सकते हैं। और सीकर तो यही मैं बताना चाह रहा कि उदयपुर तो फिर भी इस तरह के मामलों में जो है सीकर की बजाय शांत इलाका माना जाता है, लेकिन सीकर तो उन इलाकों में है जो इस तरह के मामले अगर कुछ होता है तो संवेदनशील जो क्षेत्र है उनमें सीकर की गिनती की जाती है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल लोगों में डर भी है, आक्रोश भी है। और इस तरह की घटना जो उदयपुर में हुई है, इस तरह की जो कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं, और खासतौर पर इन इलाकों में जहां पर सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और लोग बिल्कुल अभी तक इस तरह की कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, तो लोग मिलजुल कर भी रहते हैं। लेकिन इस तरह की अगर समाज में कुछ लोग जिस तरह की इस घटना को अंजाम देते हैं, तो बिल्कुल ये डर का माहौल जो है वो तो हेमंत रहेगा ही। जी, सीकर के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील है संदीप, और जहां पर पुलिस और प्रशासन ज्यादा एहतियात बरत रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर सीकर की बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा यहाँ का फतेहपुर इलाका है, रामगढ़ है। चूंकि फतेहपुर में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कई दिनों तक जो बाजार बंद हुए हैं और पूरे स्टेट तक उसकी आवाज जाती है, तो इस वजह से वहां पर प्रशासन जो है वो ज्यादा चाक चौबंद है, वहां पर ज्यादा नजर रखी जा रही। इसके अलावा हमारा जो रामगढ़ शेखावाटी है वहां भी इस तरह की पहले घटनाएं हो चुकी हैं और वो भी संवेदनशील माना जाता है। कुछ इलाका जो है वो लक्ष्मणगढ़ का वो भी संवेदनशील माना जाता है और सीकर जिला मुख्यालय खासतौर पर, क्योंकि सीकर जिला मुख्यालय पे जो सभी कम्युनिटी के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो ये तो जिस तरह की भी ये घटनाएं लोग जो जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। और सीकर के बाजार भी नहीं खुले हैं, व्यापारियों की ओर से स्वेच्छा से ये बंद को समर्थन दिया गया और अपनी दुकानें बंद रखी गई हैं। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को। जयपुर के एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा और जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी हो सकती है। आज एनआईए की तरफ से ट्रांजिट रिमांड मांगा जा सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जहां एनआईए कोर्ट में आज आरोपियों को पेश किया जा सकता है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में आरोपियों को रखा हुआ है। मुख्य आरोपी दो जिनको न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा हुआ है, उनकी पेशी आज एनआईए कोर्ट में जयपुर में हो सकती है। ये बड़ी खबर। और इसी बीच उदयपुर हत्याकांड मामले में बड़ी जानकारी, कन्हैया हत्या मामले में जुड़ी और धाराएं, हथियार मिलने के बाद आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई है। साजिशकर्ताओं के नाम सामने आने के बाद धारा 120 भी जोड़ी गई है। धारा 307, 326 को भी एफआईआर में जोड़ा गया है। गंभीर प्रवृत्ति के घाव पर धारा 326 लगाई जाती है। इंजरी रिपोर्ट मिलने के बाद एसआईटी की ओर से इन धाराओं को जोड़ा गया, धारा 326 भी जोड़ी गई है। तो अब आरोपियों के खिलाफ धाराओं में इजाफा हुआ है। धारा 120 भी षड्यंत्र की धारा भी जोड़ी गई है। 307, 326 जोड़ी गई है और 326 जो धारा है वो गंभीर प्रकृति के घावों पर लगाई जाती है। ये तमाम धाराएं एसआईटी की ओर से एफआईआर में जोड़ी गई हैं। इंजरी रिपोर्ट आने के बाद ये धाराएं जोड़ी गई हैं। ये बड़ी खबर है कन्हैयालाल हत्या मामले से जुड़ी। और इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने कुछ और धाराएं जोड़ी हैं। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही साथ 3 अन्य लोग अभी ऐसे हैं जो डिटेन किए हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अभी जो अब तक की अपडेट है वो ये कि अब तक इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी घटना के चंद घंटों बाद मुख्य आरोपी के तौर पर दबोचे गए थे, जिनका वीडियो सामने आया था। उनके सपोर्टर के तौर पर जो काम कर रहे थे, उन 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इस तरह से कुल 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 3 जो है अभी हिरासत में है, जिनसे पूछताछ जारी है। और साथ ही साथ जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मोहसिन और आसिफ की गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में 3 लोग हैं जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर। 3 अन्य से पूछताछ इस वक्त चल रही है जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, उनसे जांच जारी है। 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें से 2 मुख्य आरोपी, दोनों मुख्य आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हैं। और ये भी अपडेट है कि आज एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी हो सकती है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। उससे पहले इनका मेडिकल होना था। मेडिकल की कार्रवाई होने के बाद इनकी पेशी को लेकर के जो संशय है वो साफ हो सकता है, पेशी हो सकती है।
और बड़ी जानकारी ये है कि अब तक इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही 3 अन्य आरोपी जो है जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस आधार पर कैसे है ये जांचने की कोशिश एनआईए की तरफ से तो होगी, साथ ही उससे पहले एसआईटी ये जांच कर रही है। तो एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और एसआईटी को उम्मीद है कि जो 3 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है उसमें भी कई खुलासे होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उदयपुर हत्याकांड के बाद एक्शन में विकास शर्मा। उदयपुर के नए एसपी बने विकास शर्मा। उदयपुर के एसपी और आईजी को हटाया गया है। प्रफुल्ल कुमार को उदयपुर रेंज का नया आईजी बनाया गया है। उदयपुर में एसपी मनोज कुमार को हटा करके उनकी जगह पर विकास शर्मा को एसपी बनाया गया है। उदयपुर रेंज के आईजी इंगलाजदान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो रेंज आईजी और एसपी को हटाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस पर सवाल उठे थे कि पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब गाज गिरी है। उदयपुर के एसपी मनोज कुमार का भी तबादला हुआ है। मनोज कुमार को नए आदेशों के मुताबिक आपको बता दें कि कमांडेंट लगाया गया 2वीं बटालियन का आरएससी में। कोटा उनका ट्रांसफर किया गया है। मनोज कुमार की जगह विकास शर्मा नए एसपी लगाए गए हैं और साथ ही साथ रेंज आईजी उदयपुर के हिंगलाजदान का तबादला कर उन्हें आईजीपी नागरिक अधिकार के पद पर जयपुर लगाया गया है। उनकी जगह पर प्रफुल्ल कुमार को रेंज आईजी उदयपुर नियुक्त किया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो ये सारी चीज़ों का एक बार जो अधिकारी हैं यहाँ उनसे फीडबैक लूँगा। बाकी तैयारियां पूरी की गई हैं, इंतज़ाम भी लगाए गए हैं, जाब्ते का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है और अधिकारी लगातार राउंड भी ले रहे हैं। मेरे द्वारा भी राउंड लिया जाएगा, एक बार ऑन ग्राउंड जायज़ा लिया जाएगा और कोशिश यही है कि जो दोनों समुदाय हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी शहर का माहौल अच्छा बना रहे, इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास करें। सर, अभी तक और कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं किन्नौर से? 2 तो हो चुकी हैं जिनको शिफ्ट कर दिया अजमेर, उनके अलावा कितनी और हो चुकी है और कितने डिटेन? देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि नाउ द केस विल बी टेकन ओवर बाय एनआईए। 2 जने और हैं जिनको इस केस में लिया गया है, उनको इस केस में भागीदार मानते हुए, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही मानते हुए 2 जनों को अरेस्ट किया गया है और एडिशनल जो है उनकी क्या संलिप्तता थी सर? उनकी कॉन्स्पिरेसी और जो तैयारी रही है पूरे घटनाक्रम की उसमें उनकी वो रही है मिलीभगत। इंटरनेट सर्विस कब तक सस्पेंडेड रहेगी और क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो आज की जो स्थितियां की असेसमेंट रहेगी उसके बाद असेसमेंट किया जाएगा। उदयपुर हत्याकांड के बाद एक्शन हुआ है और एक्शन के तौर पर उदयपुर के रेंज आईजी को हटाया गया है, साथ ही उदयपुर के एसपी को हटाया गया है। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड मामले को लेकर के आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी के मंसूबे आतंकी कैसे हैं, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रहा है। मोटरसाइकिल के नंबर से जुड़ी पूरी कहानी बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अतारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से ही देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख करके उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर से मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमाली।
उदयपुर में टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, इस घटना को भले ही एनआईए ये मान रही है कि इस घटना के पीछे आतंक की साजिश नहीं थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पीछे इन आरोपियों के मंसूबे जरूर थे कि जो क्रूरतापूर्वक यदि कन्हैयालाल साहू की हत्या की जाएगी तो उसके बाद में उदयपुर में दंगे जरूर भड़केंगे और हालात जो है उदयपुर के खराब होंगे। दूसरी ओर इन आरोपियों की आतंकी मानसिकता को हम आज साबित करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास वो दस्तावेज जो बताते हैं कि इन आरोपियों की मानसिकताएं आतंकियों से जुड़ी हुई है। जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गोश कन्हैयालाल साहू की हत्या कर भागने में सफल हुए थे, उस मोटरसाइकिल का नंबर था RJ27 AS 2611। अब देखिए, 2611 ये वही दिनांक है जब मुंबई में आतंकवादी हमले कर पूरे देश में भय का माहौल पैदा किया गया था और इसी के बाद में लगता है कि मोहम्मद रियाज अतारी की मानसिकता देश विरोधी हो गई और वो लगातार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने लगा, क्योंकि उसी के बाद में साल 2013 में इस मोटरसाइकिल को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा खरीदा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 2611 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी ने आरटीओ को 5,000 रुपये प्रीमियम का भी भुगतान किया है, क्योंकि वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रीमियम राशि देनी होती है। तो 5,000 रुपये की राशि का भुगतान रियाज अतारी द्वारा किया गया, जबकि 2014 के बाद में इस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। तो आप देखिए, इंश्योरेंस कराने का पैसा भले ही मोहम्मद रियाज अतारी के पास ना हो, लेकिन 5,000 रुपए का भुगतान 2611 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा किया गया था। देखिए, ये वो दस्तावेज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद रियाज अतारी, जो कि इस गाड़ी के पहले ऑनर थे, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड पैशन प्रो गाड़ी थी जिसका नंबर RJ27 AS 2611 है और इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, जिसे बाद में 2014 के बाद में रिन्यूअल नहीं कराया गया। और देखिए, मैं और भी दस्तावेज आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए, 15 मार्च 2013 इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन दिनांक के ये वो कागज़ हैं जो इसमें हमारे सामने हैं। 7 मार्च 2014 को इंश्योरेंस इस मोटरसाइकिल का एक्सपायर हुआ और उसके बाद में इंश्योरेंस नहीं कराया गया। दूसरा, आप देखिए, हमने कुछ 2611 नंबर के जो बाइक है उनको खंगालने की कोशिश की तो हमारे पास में 46 नंबर पर RJ27 AS 2611 मोहम्मद रियाज अतारी सन ऑफ अब्दुल जब्बार, जिसका जो पता है 4A रजा कॉलोनी किशन पोल उदयपुर, जहां पर ये किराए पर रहता था, ये पता सामने आया। तो ये जो मानसिकता बताती है, निश्चित तौर पर ये बताती है कि 2611 के हमले के बाद में मोहम्मद रियाज अतारी की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी शुरू हो गई थी और 2013 में मोटरसाइकिल खरीदने और उसका नंबर 2611 लेना और 2611 नंबर लेने के लिए, मनचाहा नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का प्रीमियम आरटीओ को भुगतान करने के बाद में साल 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान गया, जहां पर तकरीबन 45 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस यहां पर आया था। तो आप देखिए, ये जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये फरार हुए थे, इस मोटरसाइकिल का नंबर और इसके पीछे की पूरी कहानी इस बात को स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कैसे ये जो दोनों आरोपी हैं ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से आतंक फैलाने वाली नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर हम आपको बता दें, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। टीवी पर आकर के माफी मांगे नुपुर शर्मा, ये कहा गया है। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर, नुपुर शर्मा मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और सख्ती सुप्रीम कोर्ट की देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है।
बीजेपी की निष्कासित नेता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी दाखिल की है। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक विवादित टिप्पणी कर दी थी जिसको लेकर देश भर में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद तमाम राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे और एफआईआर दर्ज कर दिए गए। हालांकि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर यह मांग की है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उन तमाम मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। नुपुर शर्मा ने यह मांग सुप्रीम कोर्ट से इसलिए की है क्योंकि लगातार नुपुर शर्मा को अभी भी धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की बात कही जा रही है। लिहाजा नुपुर शर्मा ने कहा है कि अगर किसी और भी राज्य में वो जाती हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लिहाजा तमाम उनके खिलाफ जो संबंधित मामले दर्ज हैं उन तमाम मामलों को फिलहाल दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए और यह मांग सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा ने की है। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा तो नुपुर शर्मा को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, नुपुर शर्मा मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से इस मामले पर पूरे नुपुर शर्मा वाले बयान मामले में उन्होंने कहा है कि उस पूरे डिबेट को हमने देखा और उस डिबेट के दौरान में उस मामले को भड़काने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा पूरे देश में माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। और पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उसकी टिप्पणी ने देश भर के लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो भी देश में हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। और इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हमने पूरे डिबेट को देखा है और जिस तरह से उस डिबेट की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत नुपुर शर्मा के साथ साथ यहाँ तक कि उस टेलीविजन वाले जो हैं जो उसके खिलाफ भी बाकायदा कहा गया कि न्यूज चैनल और एंकर भी मुकदमा होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक पत्रकार को दी गई आजादी अलग है, लेकिन कोई आदमी टीवी डिबेट के लिए जाए और दूसरे पक्ष को कुछ भी बोलने के लिए कहा जाए तो ये सही नहीं है, ये अधिकार नहीं है। और नुपुर शर्मा की तरफ से इस मामले में मनिंदर सिंह ने बयान आज दलील दे रहे थे कोर्ट में। मनिंदर सिंह ने बयान देते हुए कहा कि मामला सिर्फ एक का है, बयान एक जगह दी गई है, लेकिन एफआईआर कई अलग अलग राज्यों में दर्ज हो रहे हैं, अलग अलग जगहों में दर्ज हो रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक जगह सुनवाई हो। देखिए, जिस मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह से बाकायदा मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद कई अलग अलग राज्यों में भी मामला दर्ज हुआ, चाहे बात करें मुंबई की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, और अलग अलग राज्यों में बाकायदा जिस तरह से मामले दर्ज हो रहे थे, तो उसके तरफ से ये बाकायदा उनका वकील एक तरफ याचिका भी दायर कर रहे हैं कि इस मामले में सुनवाई एक जगह यानी कि दिल्ली में हो, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की जो आज फटकार है वो कोर्ट की फटकार इस मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ। कोर्ट ने कहा कि जिस पूरे डिबेट मामले को देखा गया, जिस तरह से डिबेट में नुपुर शर्मा का बयान था, वो उसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है और जिसकी वजह से आज देश भर में काफी लोगों की जो भावनाओं को आहत हुई है और उनकी भावनाओं को भड़का दिया गया, जिसकी वजह से आज देश में इतना हंगामा हो रहा है। तो इस मसले को लेकर नुपुर शर्मा को माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। और जिस तरह से बाकायदा कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में जो कुछ किया है उस पर हमारा मुंह मत खुलवाइए, उसे उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। ये टिप्पणी उनके घमंडी रूप को दिखाता है। अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यानी ये मामला बोला गया नुपुर शर्मा के लिए कि अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उन्हें कुछ भी कहने का हक मिल जाएगा क्या? तो इस तरह के सवाल भी कोर्ट के द्वारा उठाया गया। और इस मामले पे नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि एंकर के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था। तो यहाँ पर एंकर और टेलीविजन के खिलाफ भी कोर्ट का रुख आज काफी सख्त तौर पे देखा गया और कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर एंकर के द्वारा ऐसा भड़काया गया है तो उस एंकर के खिलाफ भी मुकदमा दायर होना चाहिए। तो कहीं जी शंकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ सुशील पांडे, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशील, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? प्लीज स्टे ऑन द लाइन। सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सुशील तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन हम आपको बता दें कि नुपुर शर्मा मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार नुपुर शर्मा को लगाई है। एक बार फिर से रुक करेंगे सुशील पांडे का
दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश करें। उससे पहले मैं आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगाई गई है और यह कहा गया है कि टीवी पर आकर के पूरे देश से नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। तो कोर्ट ने कई अन्य टिप्पणियां भी इस पूरे मामले को लेकर के की है। सुप्रीम कोर्ट की तलखी पूरे मामले पर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने की बात कही है और साथ ही कहा कि टीवी पर आकर के पूरे देश से अपने वक्तव्य के लिए, अपनी विवादित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए और कोर्ट ने कई अन्य तल्ख टिप्पणियां नुपुर शर्मा पर की हैं। और इसी बीच बड़ी खबर जालोर से हम आपको बता दें, दुधेश्वर महादेव मठ के महंत का अपहरण होने की जानकारी सामने आ रही है। साइला इलाके के इस मठ के महंत पर बदमाशों ने हमला किया। लौटते समय महंत पारस भारती का अपहरण किया। एक कार्यक्रम से वे देर रात को मठ वापसी के लिए लौट रहे थे। रास्ते में उनका अपहरण हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। महंत के वाहन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पारस भारती का अपहरण होने की जानकारी सामने आ रही है। जैसे ये जानकारी सामने आई, हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जिले में नाकाबंदी की गई। अपहरण करने वालों का अब तक कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। अपहरणकर्ता कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। कई टीमों का गठन किया गया है, जांच की गई है। आसपास के जो जिलों की सीमाएं हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। पास के इलाके बाड़मेर में भी पुलिस को सूचित किया गया है, अलर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी, अपडेट इस पूरे मामले पर इस वक्त आपके पास है? निश्चित तौर से हेमंत, जिस तरीके से हुई इस घटना को लेकर पूरे गांव में है जो भीड़ जुड़ चुकी है। घटना को लेकर जालोर के जिला कलेक्टर व एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो जिले भर से साधु संत है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के भीतर जो है महंत जिस तरीके से अपहरण हुआ उनको अगर दस्तयाब नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में इस तरीके का जो प्रदर्शन किया जा सकता है। निश्चित तौर से साधु संतों में भारी आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और जालोर के जो एसपी है हर्षवर्धन अग्रवाल, जिला कलेक्टर निशांत जैन खुद मौके पर पहुंचे हुए। साधु संतों से वार्ता का दौर जारी है, लेकिन वहीं आक्रोश में गांव में सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो भी पहुंच चुकी है। साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 24 घंटे के भीतर ही महंत की कोई जानकारी नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन की भी रणनीति बनाई जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर गांव की जगह तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तमाम जो रास्ते थे, जिस रास्ते से गाड़ी आई थी, उन रास्तों के अंदर जितनी भी दुकानें थी उन सीसीटीवी फुटेजों को भी देखा जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर हालांकि पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं पड़ोसी राज्य जो जिला है बाड़मेर, वहां पर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। वहां के तमाम रास्तों में नाकाबंदी सहित तमाम प्रकार की जो पुलिस या जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप तलाश शुरू कर दी गई है। तो वहीं साधु संतों का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी अहमद। श्याम, कौन थे अपहरणकर्ता, कहां से आए थे, किधर की तरफ गए हैं, क्या कोई इसे लेकर के जानकारी पुलिस को अभी तक मिल पाई है? देखिए अहमद, अभी तक पुलिस ने कोई भी घटना को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कौन लोग थे, किन्होंने अपहरण किया था, किन चीज को लेकर अपहरण किया था, आखिर इनके बीच में क्या अनबन थी, हम इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित तौर से जो घटना हुई है, हमारे साथ हेमंत जालोर के एसपी है, उनसे बात करने के प्रयास करेंगे। साहब, किस तरीके की घटना है और पूरी घटना को लेकर क्या लगता है कि आखिर कौन लोग हो सकते हैं ये लोग? ये सुबह 6 बजे जैसे कि थाने पे सूचना आई थी, इनकी गाड़ी मिली थी, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। अभी कोई पुख्ता नहीं बताया जा सकता कि कौन हो सकते हैं या क्या मामला है, लेकिन हाँ, क्योंकि जो भारती महाराज जी हैं अभी वो नहीं मिले हैं, तो हमारे 4 थानों की टीम, सीओ साहब, एडिशनल साहब सब लगे हैं और मैं खुद अभी मौके पे हूँ। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको लेकर के आए जहाँ पर भी हैं और उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसे अब क्या लगता है प्रथम दृष्टया किस वजह से अपहरण हो सकता है, और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर ग्रामीणों को और साधु संतों का क्या कहना है? अभी ऐसी कोई भी पुख्ता बात नहीं है कि क्या कारण इसके पीछे हो सकता है, तो अभी इस वक्त इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। एसपी साहब, इस बात को लेकर के कोई जानकारी है कि उनके साथ उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे? क्या अकेले थे जो महंत है वो अकेले थे गाड़ी में?
देखिए हेमंत, हमारे साथ जालोर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, जालोर के जिला कलेक्टर निशांत जैन खुद मौजूद है। सर से बात करेंगे। सर, साधु संतों का क्या कहना है? जालोर के जिला कलेक्टर हेमंत हमारे साथ में। सर, किस तरीके की रणनीति और उनके साथ में और कौन कौन लोग थे, इन तमाम चीजों को लेकर कोई बात हो गई? जैसा कि अभी आपको एसपी साहब ने बताया कि वो पूरा अनुसंधान चल रहा है, 4 थानों की टीम लगी हुई है। अभी हम लोग साधु संतों से मिले, उनसे चर्चा हुई और उन्होंने बहुत सकारात्मक ढंग से हम लोगों को कहा कि भाई आप लोग उन्हें सुरक्षित और जिस प्रकार से जहां भी वो है उनको ढूंढ करके जल्दी से जल्दी लाइए, और उन्होंने हमें सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। हम लोग सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि चूंकि अन्य कारणों से भी धारा 144 भी लगी हुई है, तो हम जनता से भी और साधु संतों से हमने यही निवेदन किया है कि वो हमें सहयोग करें और पुलिस को अपना काम करने दें ताकि जल्दी से जल्दी खुलासा हो सके। सबसे बड़ी बात है। निश्चित तौर से पुलिस की जो टीमें हैं तमाम जगहों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो जांच पड़ताल है वो भी की जा रही है। तो निश्चित तौर से हेमंत, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुए उसको लेकर जालोर की पुलिस और जालोर के जिला कलेक्टर बिल्कुल शाम, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस की तफ्तीश जारी है और अलग अलग टीमों के जरिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पारस भारती का पता लगाया जा सके। जो महंत है पारस भारती, दुधेश्वर महादेव मठ के महंत, जिनका अपहरण हो गया है। आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर में एक युवक का शव मिला है। बीती रात को यह शव मिला जिससे सनसनी फैल गई। कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से परिजनों ने इस शव की शिनाख्त की है। राज्यासर से युवक का अपहरण किया गया था। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को राउंड अप किया है। युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन युवकों से पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी ने ये पड़ताल की, आखिरकार किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद अब पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस की तफ्तीश में कई खुलासे हो सकते हैं और ये जो जानकारी सामने आई कि जैसे ही युवक का शव बरामद हुआ, मिला, उसके कपड़ों, हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई, शिनाख्त की गई। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच जारी है और इसी के साथ ही हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का हम रुख करेंगे। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी महाराज का पुण्य पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें 251 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा और बाकी की चीज़ें इसमें शामिल की गई। इसके बाद गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर गंगाजल से उन्हें स्नान करवाया गया। बाद में गणपति सहस्त्र नाम के साथ भगवान गजानन को 1001 मोदक अर्पित किए गए। सुबह 10 बजे भगवान गणेश को फूल बंगले में विराजमान किया गया। इस दौरान उन्हें नई पोशाक पहनाई गई। पुष्य पंचामृत अभिषेक में भगवान को विशेष भोग खीर का लगाया जाएगा। तो वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर के आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी के मंसूबे कैसे आतंकी है, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रहा है। मोटरसाइकिल नंबर से जुड़ी पूरी कहानी बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अतारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से ही देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से पाकिस्तान से संपर्क रख करके उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर से मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमाली।
वैसे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन में 2611 का नंबर बेहद साधारण नंबर माना जाता है, लेकिन कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में लिप्त प्रमुख आरोपियों की गाड़ी का नंबर जब 2611 सामने आया और जब हमने इस नंबर की तफ्तीश की तो सामने आया कि ये नंबर बेहद खौफनाक जो है मंसूबों के साथ में इन आतंकियों द्वारा लिया गया था। देखिए ये वो बाइक है, ये वो बाइक है RJ 27 AS 2611। ये बाइक मोहम्मद रियाज अतारी की बाइक है, जो कि साल 2013 में मोहम्मद रियाज अतारी ने खरीदी थी। पैशन प्रो इस बाइक को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा खरीदा गया था और इसी बाइक पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गौस कन्हैयालाल साहू की हत्या करने के बाद में मालदास स्ट्रीट से फरार हुए थे, जो कि राजसमंद के भीम तक जा पहुंचे थे। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर ये गए थे और जिसका हमने कुछ देर पहले खुलासा किया था कि 2611 नंबर लेने के पीछे इन आतंकी की क्या मंशा थी, क्योंकि 2611 वो दिन है जब पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। मुंबई अटैक का वो दिन है और इसी तारीख के बाद में शायद मोहम्मद रियाज अतारी की जो मानसिकता है वो देश विरोधी होती गई थी और जब ये बाइक खरीदने वाला था 2013 में तो 5,000 रुपए का विशेष प्रीमियम देकर 2611 नंबर लिया गया। वैसे 2611 नंबर बेहद साधारण नंबर है, इसके लिए किसी तरह के प्रीमियम को नहीं दिया जाना पड़ता है, लेकिन इस नंबर को खास तौर पर बुक कराया गया आरटीओ में और बुक कराने के बाद में 5,000 रुपए की रसीद कटाई गई और इस नंबर को विशेष तौर पर बुक कराया गया। 2014 तक इसका इंश्योरेंस चला। बाद में मोहम्मद रियाज अतारी के पास में इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मंसूबे साफ तौर पर आतंकी थे और यही वजह है कि 2611 नंबर उसने पसंद किया और इसके लिए 5,000 रुपए का उसने भुगतान किया था। तो ये जो बाइक है इस समय जब्त की जा चुकी है और उदयपुर के धान मंडी थाने में ये बाइक खड़ी है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बाइक को खरीदने और इस बाइक के नंबर को लेने के पीछे जो मंसूबे हैं वो भी पूरी तरह से जो हमने जो खुलासा किया उसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बाइक है ये पूरी तरह से आतंकी जो सोच है उसको दिमाग में रखकर इस नंबर को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा लिया गया है। तो ये जो बाइक की तस्वीरें ये सभी के सामने हैं। सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उदयपुर में टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, इस घटना को भले ही एनआईए ये मान रही है कि इस घटना के पीछे आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पीछे इन आरोपियों के मंसूबे जरूर थे कि जो क्रूरतापूर्वक यदि कन्हैयालाल साहू की हत्या की जाएगी तो उसके बाद में उदयपुर में दंगे जरूर भड़केंगे और हालात जो है उदयपुर के खराब होंगे। दूसरी ओर इन आरोपियों की आतंकी मानसिकता को हम आज साबित करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास वो दस्तावेज जो बताते हैं कि इन आरोपियों की मानसिकताएं आतंकियों से जुड़ी हुई है। जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गौस कन्हैयालाल साहू की हत्या कर भागने में सफल हुए थे, उस मोटरसाइकिल का नंबर था RJ 27 AS 2611। अब देखिए, 2611 ये वही दिनांक है जब मुंबई में आतंकवादी हमले कर पूरे देश में भय का माहौल पैदा किया गया था और इसी के बाद में लगता है कि मोहम्मद रियाज अतारी की मानसिकता देश विरोधी हो गई और वो लगातार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने लगा, क्योंकि उसी के बाद में साल 2013 में इस मोटरसाइकिल को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा खरीदा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 2611 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी ने आरटीओ को 5,000 रुपए प्रीमियम का भी भुगतान किया है, क्योंकि वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रीमियम राशि देनी होती है। तो 5,000 रुपए की राशि का भुगतान रियाज अतारी द्वारा किया गया, जबकि 2014 के बाद में इस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। तो आप देखिए, इंश्योरेंस कराने का पैसा भले ही मोहम्मद रियाज अतारी के पास ना हो, लेकिन 5,000 रुपए का भुगतान 2611 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा किया गया था। देखिए, ये वो दस्तावेज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद रियाज अतारी जो कि इस गाड़ी के पहले ऑनर थे, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड पैशन प्रो गाड़ी थी जिसका नंबर RJ 27 AS 2611 है और इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, जिसे बाद में 2014 के बाद में
रिन्यूअल नहीं कराया गया। और देखिए मैं और भी दस्तावेज आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए 15 मार्च 2013 इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन दिनांक के ये वो कागज़ हैं जो इसमें हमारे सामने हैं। 7 मार्च 2014 को इंश्योरेंस इस मोटरसाइकिल का एक्सपायर हुआ और उसके बाद में इंश्योरेंस नहीं कराया गया। दूसरा आप देखिए हमने कुछ 2611 नंबर के जो बाइक है उनको खंगालने की कोशिश की तो हमारे पास में 46 नंबर पर RJ 27 AS 2611 मोहम्मद रियाज अतारी सन ऑफ अब्दुल जब्बार, जिसका जो पता है 4A रजा कॉलोनी किशन पोल उदयपुर, जहां पर ये किराए पर रहता था, ये पता सामने आया। तो ये जो मानसिकता बताती है निश्चित तौर पर ये बताती है कि 26/11 के हमले के बाद में मोहम्मद रियाज अतारी की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी शुरू हो गई थी और 2013 में मोटरसाइकिल खरीदने और उसका नंबर 26/11 लेना और 26/11 नंबर लेने के लिए मनचाहा नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का प्रीमियम RTO को भुगतान करने के बाद में साल 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान गया, जहां पर तकरीबन 45 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस यहां पर आया था। तो आप देखिए ये जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये फरार हुए थे, इस मोटरसाइकिल का नंबर और इसके पीछे की पूरी कहानी इस बात को स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कैसे ये जो दोनों आरोपी हैं ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से आतंक फैलाने वाली नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।